शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो मणिपुर वायलेंस के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया गया था उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव में जो विपक्ष है उसको हार मिली है। जाहिर सी बात है, हार मिलना तय ही था, क्योंकि यदि देखा जाए लोकसभा में जो मेजॉरिटी है ना, वो किसकी है? बीजेपी की मेजॉरिटी चल रही है। और जहाँ पर मेजॉरिटी है तो जाहिर सी बात है लोकसभा में मेजॉरिटी है, इसका मतलब ये है, ठीक है, पक्ष में जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था उसके पक्ष में कम वोट पड़े और नो के लिए वोट ज़्यादा पड़े। क्यों ऐसा? क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का दबदबा है, ठीक है, लोकसभा में उनके ज़्यादा सांसद हैं, एक रीज़न ये है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है इसके माध्यम से सरकार जो है यदि फेल हो जाती, इसके पक्ष में यदि कम वोट पड़ते तो जाहिर सी बात है मोदी की सरकार फिर बच नहीं पाती, ठीक है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता और फिर हम देखते हैं कि हमको नए सिरे से चुनाव देखने को मिलते, नया हमको प्रधानमंत्री फिर देखने को मिलता। तो अभी हाल फिलहाल में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इसमें चर्चा चल रही थी और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और उन्होंने अपना भाषण दिया है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो मणिपुर है वहाँ पर पीस रिस्टोर की जाएगी, ऐसा एश्योरेंस दिया है उन्होंने लोकसभा में। गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत लिया है। मोदी का कहना है अपोजिशन को कि आप जो है फिर से ट्राई करना 2028 में। कुल मिलाकर के इनडायरेक्ट तौर पर उनका ये कहना था कि हम 2024 का इलेक्शन भी जीतने वाले हैं, मेजॉरिटी के साथ में जीतने वाले हैं, आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कभी ट्राई करना 2028 के इलेक्शन में, ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी का। Many of the problems that had flared up in Manipur had their origin during Congress regime, he says। तो जैसा कि शुरू से ही बीजेपी की ये मंशा रही है, शुरू से ही बीजेपी का ये कॉन्सेप्ट रहा है कि उल्टे अपोजिशन के ऊपर आप आरोप लगाते जाइए, इसी के चलते चलते आज बीजेपी सत्ता में रही है। कोई बीजेपी से क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, उल्टे बीजेपी आपसे क्वेश्चन पूछेगी। तो नरेंद्र मोदी का कहना है कि आज की जो समस्या है इसका मूलभूत जो उद्भव है वो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, कांग्रेस का जो राज रहा था उसी के चलते चलते आज ये कंडीशन आई है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। मणिपुर में जो घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है। यदि किसी महिला के साथ में क्राइम किया जा रहा है तो वो अनएक्सेप्टेबल है एंड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर वर्किंग टुगेदर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में काम कर रही हैं ताकि हम जो है जो अपराधी हैं उनको पनिश कर सकें। इसके साथ साथ में हम ये भी एश्योर करना चाहते हैं हमारी माताओं और हमारी बेटियों को जो कि मणिपुर से हैं, दैट हिज कंट्री इज़ विथ यू, पूरा देश आपके साथ में है, दिस हाउस विथ यू, और लोकसभा आपके साथ में है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके अलावा उन्होंने भारत के नागरिकों को भी कहा कि पीस एंड डेवलपमेंट वुड सून बी रिस्टोर्ड इन द स्टेट। दर्द को समझकर दर्द की दवा बनकर साथ चलें, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम कुछ प्रावधान सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो निर्वाचन आयोग है, जिसको हम हिंदी में निर्वाचन आयोग और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख संविधान के पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक, कहाँ पर? भाग नंबर 15 में आपको जाना है। इसके साथ साथ में हमारा जो अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर के 329 तक, यहाँ पर आर्टिकल, इस जितने भी आर्टिकल हैं यहाँ पर निर्वाचन आयोग से जुड़े कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद यदि हम देखें भारत के निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ये हमारा संविधान में इसका उल्लेख शुरू से ही है। इसको हम परमानेंट बॉडी बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन लोग रहते हैं? तो इसमें सबसे ऊपर में बैठता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके साथ साथ में 2 रहते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, जिनको आप ऐसा नीचे में दर्शा सकते हैं कि सबसे ऊपर में निर्वाचन आयुक्त रहेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भी 6 साल रहेगा, लेकिन ये लोग 62 साल की उम्र तक ही सेवा देते हैं। जो सबसे ऊपर बैठा वो 65 साल तक बना रह सकता है। इसके नीचे में ये जो 2 लोग बैठे हैं वो 62 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन नौकरी सब करेंगे 4 साल की। ये यहाँ पर ख़ास बात है, इसको हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखा जाए ना तो ये भी कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट, इनको जो पैसा मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर ही वेतन मिलता है। शुरू में जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्थापित करे थे, जब यहाँ पर मुखिया जो था एक ही व्यक्ति हुआ करता था, एक सदस्यीय आयोग जिसको हम बोलते थे। लेकिन अक्टूबर 1993 में इसको 3 सदस्य वाला बना दिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि 3 कैसे हो गए, एक ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेंगे। इस प्रकार से हमने इसकी संरचना बना दी। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो केंद्र सरकार के हिसाब से कदम उठाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सरकार के दबाव में ना काम करे। एग्जाम्पल के तौर पर जब इतना ज़्यादा कोरोना का केसेस चल रहा था, उस समय में भी चुनाव आयोजित कराए गए। वहीं जब भर्ती की बारी आ गई कि पेपर आयोजित करना है, लोगों के लिए, बेरोजगारी के लिए हम थोड़ी सी नौकरी निकाल दें, तो उस समय में उससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं हुए। हर चीज़ के लिए सरकार कोरोना का बहाना बनाती रही, लेकिन चुनाव के लिए कभी भी कोई बहाना नहीं बनाया गया। इसका मतलब ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। उसने वही किया जो सरकार चाह रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका यदि मुखिया हमें चुनना है, मुखिया हम किसको बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक कमेटी बनाते हैं। ये कमेटी बताएगी कि किस आदमी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाए। इसमें प्रधानमंत्री भी बैठेगा, इसमें विपक्ष का नेता भी बैठेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई भी बैठेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे मेंबर जो है वोटिंग करेंगे और वोट के माध्यम से फिर फैसला आएगा कि किसको बनाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग कानून के जानकार हैं वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के काम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना। पार्टिकुलरली ये इतना बड़ा एरिया है, इतने गांव आएंगे, इस एरिया को एक एरिया में हमने डिवाइड कर दिए, उसको एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। दूसरी नंबर की बात है मतदाता सूची को तैयार करना, वोटर लिस्ट को तैयार करवाने का काम भी करती है। इसके साथ साथ में विभिन्न जो राजनीतिक दल रहते हैं उनको भी मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा चुनाव करवाना और आचार संहिता लागू करवाना भी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। वहीं यदि हम देखिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं, तो इसके लिए इनकी चयन की जो प्रक्रिया है इसको फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाए जाने की बात उठ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रही है। राष्ट्रपति कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया है कि डायरेक्ट केंद्र सरकार ये काम कर रही है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही अपने हिसाब से आदमी को बना दे रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस से ही काम करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही आप हटा सकते हैं, नॉर्मली आप ऐसे ही नहीं हटा पाएंगे। इसके अलावा यदि देखा जाए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसका दर्जा जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होता है, मतलब सीजीआई के समान ही होता है।
नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई भी आप अलाभकारी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से इनकी सैलरी दी जाती है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की कि न्यूज़ में इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक बिल लाया गया था जिसके माध्यम से कहा गया कि नहीं भाई, इसमें प्रधानमंत्री भी बैठे, विपक्ष का नेता भी बैठे, विपक्ष का नेता नहीं है तो अपोजिशन पार्टी का जिसमें ज़्यादा मेंबर है उस दल का नेता बैठेगा। ठीक, और ये लोग डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको बनाया जाएगा। तो सरकार एक बार फिर से जो है विवाद से भरा हुआ एक विधेयक लेके आई है, जिसमें उसने क्या काम करी है, जो कमेटी रहेगी उस कमेटी में से उन्होंने सीजीआई को निकाल दिया है और उसकी जगह में प्रधानमंत्री जो अपने तरफ से कोई कैबिनेट का मंत्री रहेगा उसको वहाँ पर बैठाएगा। इसकी संरचना कैसे हो गई, एक तो हो गया प्रधानमंत्री, ठीक है, एक हो गया एक कैबिनेट मंत्री, ये भी प्रधानमंत्री अपनी तरफ से लाएगा, दूसरा हो गया विपक्ष का नेता हो गया। यहाँ पर जबकि सीजीआई भी होना चाहिए था तो सीजीआई को हटा करके किसको ला लिए हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री बिठा दिया गया है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया है इस पैनल से टू सिलेक्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। सीजीआई की जगह में 3 मेंबर पैनल वुड नाउ हैव ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर beside leader of opposition in the Lok Sabha and prime minister who would head it। तो यहाँ पर कौन कौन आदमी हो गए, विपक्ष का नेता हो गया, प्रधानमंत्री हो गए और एक तो कैबिनेट मंत्री हो गए। यहाँ पर सीजीआई को बाहर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से बाहर कर दिए और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कभी भी नहीं कहा था। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी देखा जाए ना तो सरकार काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए जैसा चाह रही है सरकार वैसा होते जा रहा है। अब देखते हैं कि ये चीज़ कितनी सफल हो पाती है। सरकार ने इसके लिए अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफिस बिल 2023 लेकर के आई थी। क्या नाम है इसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 इसका नाम रखा गया। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा राज्यसभा में। ठीक है, और ये जो मणिपुर है ना, मणिपुर वायलेंस, मणिपुर से रिलेटेड जो मुद्दा उठाया जा रहा था उसी टाइम में इसको भी उठाया गया है। अपोजिशन लेकिन इस मामले में काफ़ी विरोध करते रहा, उन्होंने क्वेश्चन भी उठाए इस बिल के ऊपर के लिए। ठीक है, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए, इसको आप इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल ही रखिए। लेकिन यदि आप जो है यहाँ पर अपना आदमी बिठा देंगे और जब ये लोग वोटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमेशा ही सरकार की तरफ में वोटिंग जाने वाली है। एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, दूसरे हो गए उनका कैबिनेट मिनिस्टर और तीसरे में हो गया अपोजिशन की लीडर। जब वोटिंग की बारी आएगी तो 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, हमेशा से ही 2 वोट सरकार की तरफ जाएगा, 1 वोट जाएगा विपक्ष की तरफ। तो इसलिए हमेशा यहाँ पर सीजीआई के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव में हमेशा से ही सरकार की जीत होगी, वो जिसको चाहेगी उसको बना देगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडियन जीपीएस नाविक ऐप के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार एक नाविक ऐप लेकर के आई है जिसके माध्यम से आप जीपीएस लोकेशन का पता लगा सकते हैं। आपको कहीं पर जाना है, आप कहाँ पर हैं, किधर से कहाँ जाओगे, ये सारी लोकेशन आप इसके माध्यम से भी पता लगा सकते हैं। अब लेकिन इसको सरकार आधार इनरोलमेंट डिवाइस से लिंक करने की कोशिश कर रही है। तो जो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन या फिर नाविक जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, ये 7 सैटेलाइट सिस्टम है जिसके चलते चलते इंडिया का जो वर्जन ऑफ अमेरिकन जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं जीपीएस, इसको बहुत जल्दी इंटीग्रेट किया जाएगा आधार इनरोलमेंट डिवाइस के साथ में पूरे देश भर में। ऐसा कहना है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये बात रखी गई थी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
तो ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसने क्या काम किया है, फैसिलिटेट किया है। फैसिलिटेट करना मतलब होता है सुविधा प्रदान करना। तो ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया है ये सुविधा प्रदान करता है सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल की सुविधा प्रदान कर दी गई है एंड इज़ प्रोवाइडिंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिवाइसेस। तो 2-3 ऐसे काम हैं जो शुरू में किए जाने थे, वो सब फाइनल हो गए हैं, ऐसा कहना है, ठीक है। इसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें जाहिर करी हैं और ये जनता के सामने रख दिया गया है। करेंटली जो आधार इनरोलमेंट किट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू कलेक्ट एंड वेरीफाई पर्सनल डिटेल आर लिंक्ड टू जीपीएस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो आधार इनरोलमेंट किट होती है, जैसे कि ये हमारे पास में आधार इनरोलमेंट किट है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है, कलेक्ट एंड वेरीफाई पर्सनल डिटेल। यदि कोई व्यक्ति की पर्सनल डिटेल है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है, उसकी जानकारी को कलेक्ट करना है, तो इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि राजस्थान की गवर्नमेंट से रिलेटेड है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या काम करी है, जो पावर के कंज्यूमर्स हैं, और जाहिर सी बात है पावर के कंज्यूमर्स लोग कौन हो गए, पावर को उपभोग करने वाले लोग, उनके लिए सरकार ने जो सरचार्ज है, फ्यूल सरचार्ज है, उसको वेव कर दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आपको बिजली थोड़ी सस्ती पड़ने वाली है। एक फ्रेश डिसीजन लिया गया है, आने वाला टाइम है जहां पर असेंबली का इलेक्शन होने वाला है, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने थर्सडे के ने अनाउंसमेंट किया है कि हम जो है फ्यूल सरचार्ज को अभी वेव कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए स्थगित कर रहे हैं, जितने भी जो डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पावर कंज्यूमर्स हैं स्टेट में उनके लिए। द वेवियर वाज अर्लियर एप्लीकेबल ओनली टू दोज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट इन ए मंथ। एक महीने में यदि आप 200 यूनिट तक खपत कर रहे हैं तो आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस स्कीम को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, कब किया था, जब वो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लेकर के आए थे जयपुर में। मिस्टर गहलोत का कहना है कि ये जो डिसीजन हम लिए हैं इससे सरकार के ऊपर 2500 करोड़ रुपया का बर्डन बढ़ जाएगा, विच वुड बी बॉर्न द स्टेट गवर्नमेंट, और इसका वहन करेगी स्टेट गवर्नमेंट खुद ही। तो जो पब्लिक सेक्टर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ठीक है, विल गेट द अमाउंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये कैसा सिस्टम सरकार लेकर के आई है, सबसे ऊपर ये गवर्नमेंट है, नीचे में ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है, और यहाँ पर आप ग्राहक लोग हैं, ठीक है। तो हम इस कंपनी से बिजली खरीद रहे हैं, हम इसको पैसा देते हैं, बिल पटाते हैं, तो सरकार क्या काम कर रही है, कह रही है कि आप थोड़ा सस्ती बिजली दीजिए ग्राहकों को, इसका जितना भी पैसा आएगा वो हम आपको पेड करेंगे। ऐसी कुछ स्कीम सरकार लेकर के आई है। तो ये क्या है, पब्लिक की डिमांड थी कि देयर शुड बी नो फ्यूल सरचार्ज फॉर एनी कंज्यूमर। जनता ने खुद डिमांड करी थी कि जो है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कोई भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। नो कंज्यूमर विल बी रिक्वायर्ड टू पे सरचार्ज एवर आफ्टर यूजिंग मोर देन 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताया जा रहा है कि कोई वो जो कंज्यूमर है उसको रिक्वायर्ड नहीं रहेगी कि वो सरचार्ज पे करेगा एवर आफ्टर यूजिंग मोर देन 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सरचार्ज है इसको जोड़ दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ में, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसेस ऑफ कोल परचेज्ड फॉर पावर प्रोडक्शन। कोल जिस हिसाब से खरीदी बिक्री हो रही है, सस्ता महंगा पड़ रहा है, उस हिसाब से सरचार्ज ऐड कर दिया जाता है आपके बिल में। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जून में ही इस साल वेव कर दिया था पावर बिल को, चार्जेस फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट। 100 यूनिट आप जलाइए फ्री, जितने भी डोमेस्टिक कस्टमर हैं उनके लिए फ्री हो गया था 100 यूनिट तक। एंड अनाउंसमेंट किया था कि हम वेव कर देंगे फिक्स्ड चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को। यदि आप नया कनेक्शन ले रहे हैं तो इसके लिए सरकार ने क्या काम करी है, जो
फिक्स चार्जेस है उसमें वेवियर हम लेकर के आने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो फ्यूल सरचार्ज एंड ऑल अदर चार्ज फॉर पावर कंजम्पशन अप टू 200 यूनिट इन ए मंथ। इसके बाद मिस्टर गहलोत ने डिस्ट्रीब्यूट किया था कुछ मोबाइल फ़ोन वुमेंस एंड सम स्कूल गर्ल्स को एक प्रोग्राम में, जिसका आयोजन किया गया था BM बिरला ऑडिटोरियम में। उन्होंने कुछ बातें रखी कि जो विडोज़ हैं, इसके अलावा जो सिंगल वुमेंस पर पेंशन रिसिपेंट हैं एंड द फैमिलीज हैविंग गर्ल स्टूडेंट आर एमंग द 40 लाख बेनिफिशरीज हैज सिलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम। पहले फेज़ में लगभग 40 लाख लोगों को शामिल किया गया, जैसे कि जो लड़कियां हैं या फिर जो विधवा महिलाएं हैं, पेंशन स्कीम को पाने वाली जो महिलाएं हैं, कुल मिलाकर के 40 लाख लोगों को इसमें पहली बार में शामिल किया गया है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बाघों की संख्या को हम कैसे करके इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो यहाँ पर राइटर का कहना है कि हमें इसके लिए इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, उनका जो हैबिटाट है, उनका जो प्राकृतिक आवास स्थल है, जहाँ पर वो लोग नेचुरली तौर से रहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, जिसके चलते चलते टाइगर लोग इतना सस्टेन कर पा रहे हैं। इसी से हम इनकी संख्या को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश की जो क्वाड्रिलिनियल टाइगर सेंसस होती है उसके लिए। मतलब हर 4 साल में ये सेंसस आयोजित होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बन जाता है वो ये है कि कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर के ये सर्वे कंडक्ट कराती हैं। तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके साथ साथ में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर के सेंसस कंडक्ट कराने का काम करती हैं हर 4 साल में। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में टाइगर का जो एस्टिमेशन है उसमें कहना चाहिए अपडेट दिया था। मध्य प्रदेश सेकेंड टाइम 8 साल में ऐसा हुआ है जहां पर रिपोर्ट किया है 785 टाइगर, या फिर लगभग एक फिफ्थ 1/5 हिस्सा नेशनल काउंट का। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए, जैसे कि नेशनल काउंट यदि 100 है तो 100 का 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 20 के 100, मतलब 100 में से 20 टाइगर ऐसे हैं, बाघ ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये आंकड़ा उसने कंटिन्यू हासिल किया है पिछले 8 साल में यदि देखा जाए तो। मध्य प्रदेश ने रिपोर्टेड किया है 50% राइज इन द टाइगर, 50% की वृद्धि हुई है टाइगर के नंबर्स में जब लास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था। द फिगर बेटर्ड ओनली बिहार विच हैज़ लेस दैन 10% ऑफ एमपीज टाइगर। लेकिन इस मामले में आप देखेंगे, बिहार की बात करें, एमपी में जितने भी टाइगर हैं उससे भी कहीं कम टाइगर हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टाइगर की जो प्रेजेंट है उसमें हमें डायनामिक देखने को मिल रहा है इस रीजन में। एमपी की बात करें, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं उसने परफेक्ट तरीके से अप्रोच किया है, एक्टिवली मूविंग बोथ टाइगर्स एज वेल एज देयर प्रे विद इन द स्टेट टू बैलेंस प्रेडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि टाइगर यदि आप पाल रहे हैं, टाइगर को यदि कंजर्व करके रखना है तो उनके लिए जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना चालू कर दें और लोग उनका शिकार कर लें, या फिर मार मार करके, पत्थर से मार मार करके उनका शिकार कर दें। वहीं यदि हम बात करें पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश ने फिर री इंट्रोड्यूस किया था इस स्पीसीज़ को, कुछ स्पीसीज़ को, जैसे कि बारहसिंगा, ठीक है, जिसको हम स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, टू न्यू हैबिटाट सच एज सतपुड़ा एंड बांधवगढ़। जहाँ ये नहीं है, जहाँ ये गायब हो गए थे वहाँ फिर से लाए गए हैं बारहसिंगा। इस मामले में भी आप अच्छा काम किए हैं।
तो सतपुड़ा एवं बांधवगढ़ की बात करें, इसके अलावा ये जो गौर है इसको कहाँ, बांधवगढ़, इसके अलावा संजय धुबरी टाइगर रिजर्व में। तो इस प्रकार से ये जो इनके लिए शिकार वाली जो चीज़ें यहाँ पर लाई जा रही हैं वो बाघ को थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाती हैं। जैसे ये बारहसिंगा का शिकार करता होगा, हिरण चाहिए इसको, गौर चाहिए खाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके साथ साथ में कुछ प्रे स्पीसीज हैं जैसे कि चीतल, जिसको हम स्पॉटेड डियर कह रहे हैं, हैव बीन सक्सेसफुली सप्लीमेंटेड इन द सतपुड़ा एंड संजय टाइगर रिजर्व। इनको कहाँ लेकर के जाया गया है, ये इनको छोड़ देते हैं सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व में, ताकि भोजन की कमी ना जाए। कहाँ कहाँ छोड़ा गया है, सतपुड़ा, संजय टाइगर रिजर्व, इसके अलावा नौरा देही कुनो है, इसके अलावा गांधी साइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, थ्रू द ट्रांसलोकेशन फ्रॉम हाई डेंसिटी पेंच एंड बांधवगढ़। कहाँ से लाए गए हैं, पेंच से उठा करके, बांधवगढ़ से उठा करके लाए गए हैं, और इधर उधर जहाँ पर इनकी संख्या कम हो रही वहाँ छोड़ दिया गया है। दिस ऑफन इन्वॉल्व ट्रैकिंग, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, ट्रैक करना, डार्टिंग, कैप्चरिंग एनिमल एंड कीपिंग देम इन द टेम्पररी इनक्लोजर अंटिल दे रीच सफिशिएंट नंबर एंड देन रिलीजिंग देम इनटू द न्यू हैबिटाट। इसके अंतर्गत वो क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो इनको डायरेक्ट जंगल में नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि शेर खा लेगा तो तुरंत इनकी संख्या फिर ख़त्म हो जाएगी। तो इनको क्या है, थोड़े से इनक्लोज़र में रखा जाता है, कुछ लिमिटेड एरिया में रखते हैं, वहाँ पर इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाता है। जनसंख्या बढ़ाने के बाद इनको फिर जंगल में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डार्टिंग, इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। डार्टिंग का क्या मतलब होता है, डार्टिंग का मतलब होता है तेज, सवेग, शीघ्र। डार्टिंग का यहाँ यूज़ किया गया है कि तेज़ी के साथ में कैसे करके हम इनकी जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें इकोलॉजी के प्रिंसिपल की, वो इस बात पर निर्भर करता है, इस प्रकार का जो रिलोकेशन है, ओनली बी डन विथ इन द लैंडस्केप दैट आर नॉट टू एलियन टू स्पीसीज लेस इट बी काउंटर प्रोडक्टिव। आप इतनी भी ज़्यादा अनजानी जगह में उनको मत भेज दीजिए, और नहीं तो क्या हो जाएगा, इससे फ़ायदा की जगह नुकसान होना चालू हो जाएगा। रिसेंट अमेंडमेंट जो किए गए हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, इसके अंतर्गत और भी ज़्यादा थोड़ी सी छूट मिल गई है, लार्ज पार्सेल्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू बी डाइवर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल कॉर्नर। नया जो नियम कानून आया है, इसके अंतर्गत अब थोड़ी सी छूट मिल गई है कि फॉरेस्ट का काफ़ी बड़ा हिस्सा अब जो है इंडस्ट्री के यूज़ के लिए इस्तेमाल में लाया जाना और भी आसान हो गया है। आप देखेंगे सीमा के किनारे के जो पेड़ पौधे हैं, स्पीसीज़ हैं, उनको भी काटा जाना अब आसान हो गया है, क्लीयरेंस अब आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने नियम कानून में बहुत सारे संशोधन ला दी है। तो वहाँ जो रहने वाले पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा वहाँ जो रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी होने वाली है। इसका मतलब ये है ग्रेटर फ्रेगमेंटेशन विद इन रिजर्व्स एंड मोर डिपेंडेंस ऑन प्रैक्टिस ऑफ मूविंग प्रे अराउंड टू मेंटेन कार्निवोरस नंबर। इसका मतलब ये हो गया है, अब क्या काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए खाना इधर से उधर पहुंचाना पड़ेगा, जानवर इधर से उधर पहुंचाना, ये एक आने वाले टाइम में समस्या पैदा होने वाली है। इस अप्रोच के अंतर्गत फिर भी देखा जाए, इंक्रीजिंगली पोसेस ए कॉन्ट्रम टू इंडियाज़ फिलोसफी ऑफ कंजर्वेशन, लेकिन इसमें आप हमेशा सही चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जबकि हम चाहते हैं कि हम जो है फेंस करके ना रखें जानवरों को, सेग्रीगेट स्पेसेस, कन्फाइन स्पीसीज टू एडमिटेडली लार्ज बट बाउंडेड ट्रैक्ट। आप क्या है, कभी भी जानवर को सीमित एरिया में नहीं रख सकते हैं। इंडिया के जो कंजर्वेशन इथोस हैं, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर वास्ट रिस्टोर द बीस्ट नंबर इन वे दैट इट कुड को एग्जिस्ट विथ ह्यूमन। तो देखिए, आपस में जुड़े वन भूदृश्यों को बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना कि इंसान और जानवर अपनी अपनी सीमाओं में रहें, सरकार के लिए काफ़ी कठिन होते जा रहा है। ऐसे में ये उम्मीद करना कि प्रकृति अकेले ही शिकारी और शिकार का संतुलन बना लेगी,
ये केवल कल्पना वाली बातें हैं। समय आ गया है कि और भी राज्य सक्रिय शिकार प्रबंधन नीति को लागू करें। इसके लिए वैज्ञानिक विशेषता चाहिए, रिजर्वों के आसपास रहने वाले लोगों का समर्थन कर चाहिए। इससे मांसाहारी जानवरों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण से हटते हुए इस मूल्यांकन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए कि क्या इन जानवरों को जीवित रखने के लिए जरूरी पर्यावास में लगातार सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर्यावास का मतलब होता है कि वो नेचुरली तौर पर जो जगह में रह रहे हैं उसी को हम पर्यावास बोलते हैं, जिसको हिंदी में हैबिटाट बोलते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और एडिटोरियल को, जो कि भारत में अभी जो हाल फिलहाल में घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के कहीं पर दंगे उठ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि सरकार अपने प्रतिशोध की भावना को, ठीक है, व्यक्त करते हुए क्या काम करती है, जो लोग दंगाई हैं उनके घरों को डिमोलिश करना चालू कर देती है, बुलडोज़र से गिराना चालू कर देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका काम क्या है। इसका मतलब तो ये हो गया जो अपराधी है, आप खाली अपराधी को सज़ा अकेले नहीं दे रहे हैं, आप उसके घर वालों को भी सज़ा दे रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात ये है कि यदि आप इस प्रकार से उसके घर को गिरा देंगे तो उसको ये लगेगा कि यदि मैं कोई भी अपराध करता हूँ तो केवल मेरा घर ही गिराओगे ना, और कुछ थोड़ी ना कर पाओगे। ये भी भावना यहाँ पर आ जाती है। दूसरे नंबर की बात ये है, ज़्यादातर जो घर आप गिरा रहे हैं उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर मुसलमान लोग हैं या फिर माइनर कमिटीज़ के लोग हैं। इसलिए डिमांड करी जाती है कि सरकार क्या है, इन जो माइनर कमिटीज़ हैं उनको दबाना चाहती है, मुसलमानों को दबाना चाहती है, इसलिए उनके घरों को वो गिराने का काम कर रही है। एक आरोप गवर्नमेंट के ऊपर ये लगाया जाता है। तो जहाँ पर भी दंगे भड़के हैं, जहाँ पर भी आप देखेंगे ऐसी हिंसा हो रही है, जहाँ पर भी लोग सरकार के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए जो नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, ये भी क्या है, सरकार का साथ देती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो नियम कानून के अनुसार आपको चलना चाहिए, उस नियम कानून के अनुसार आप नहीं चलते हैं। यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है। जैसे कि यदि आप उनका घर नष्ट कर रहे हैं तो ये आपका दायित्व तो बन जाता है कि आप उनका पुनर्वास भी करें। ऐसा नहीं है कि एक कीचड़ से उठाए और दूसरे कीचड़ में उनको डाल दिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन में, ठीक है, गुजरात में खंबात, दिल्ली में जहांगीरपुरी, नौगांव असम की बात हो, यहाँ पर घर जो है डिमोलिश किए गए हैं फ्रॉम ऑफ फ्रंटियर जस्टिस। इसको क्या नाम दिया जा रहा है, बुलडोजर जस्टिस, फ्रंटियर जस्टिस का नाम दिया जा रहा है। एज ए रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस करोगे तो आपका घर हम तबाह कर देंगे, इसको हम बोलते हैं फ्रंटियर जस्टिस। सरकार क्या है, हमेशा से क्या सोचती है, ऑफिशियल जस्टिफिकेशन क्या देती है, अपना बचाव कैसे करती, कहती कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है, इंक्रोचमेंट है। तो आप इन इंक्रोचमेंट को होने ही क्यों देते हो? जब बन रहा था उसी टाइम आपने क्यों नहीं रोक दिए? जब बन गया इसके बाद में आप रोक रहे हो, इसका मतलब ये है आपने बनाते टाइम भी खाए हैं और आप बिगाड़ते टाइम भी खा रहे हैं। कुल मिलाकर के आप यही बोल सकते हैं। वहीं यदि हम पर्पस की बात करें कि ये जो डिमोलेशन का काम किया जा रहा है, घर ढहाने का काम किया जा रहा है, आप इसके माध्यम से उन घरों को टारगेट कर रहे हैं जो कि रियोटर से, दंगाइयों से रिलेटेड हैं। ठीक है, इस बात का एविडेंट हमको इस बात से पता चल जाता है कि जो पॉलिटिशियन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ तक कि जो पुलिस है वो तक कहती है कि इस डिमोलेशन का उद्देश्य है जो दंगाइयाँ हैं उन्हें सज़ा देने का काम। It is evident from the timing of demolition coming instantly after case of violence। और ऐसी घटना हम तुरंत में ही देखते हैं, वायलेंस हुआ और दूसरे में सरकार ने इधर बुलडोजर चालू कर दी है। हमारा जो अर्बन डिज़ाइन है इज सच एज जोनिंग रेगुलेशन आर डेड लेटर।
हमारा जो अर्बन डिज़ाइन है उसमें जो जॉइनिंग रेगुलेशन है वो कुल मिला करके अब जो है लाइव नहीं है, जीवित नहीं है। एज पीपल हैव रिपीटेडली पॉइंटेड आउट, ए गुड पार्ट ऑफ दिल्लीज मोस्ट इन्फ्लुएंस नेबरहुड्स हैज़ बीन बिल्ड इन वायलेशन ऑफ द जॉइनिंग रेगुलेशन। ज़्यादातर जो घर बनाए गए हैं वो जॉइनिंग रेगुलेशन के बाहर ही बनाए गए हैं। तो इट इज़ नॉट दिस कॉलोनीज दैट फेस द बुलडोजर बट वनरेबल एंड मार्जिनलाइज। ना केवल कोई कॉलोनी को ढहाया जा रहा है बल्कि जो वनरेबल ग्रुप है, मार्जिनलाइज ग्रुप है, उनको उनके घरों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और ज़्यादातर कौन लोग हैं? मुस्लिम लोग हैं, उनके नेबरहुड हो सकते हैं, ठीक है, जो कि कम्युनल वायलेंस में शामिल थे, उनके घरों को ढहाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जो गैंगस्टर लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को ढहाया जा रहा है। लास्ट ईयर का जो जहांगीरपुरी का वायलेंस था, ए हिंदू मैन शॉप वाज डेमोलिश्ड और फॉर नो परसीवेबल रीज़न। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है परसीवेबल, ठीक है। परसीवेबल का मतलब होता है स्पष्ट, कोई स्पष्ट रीज़न नहीं दिया गया। नूह जो है आज के टाइम में रिसेंट एग्जाम्पल माना जाता है जहाँ पर बुलडोज़र चल रही हैं प्राइमरली मुस्लिम नेबरहुड्स के यहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे हाई कोर्ट एंड पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि आप इस प्रकार की घटना से ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है आप जो है एथनिक क्लीनिसिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लीनिसिंग मतलब सफाई, जातिवाद के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं।